नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के ऊपर। अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। अरिस्टोटल के ऊपर पिछले एग्जाम्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ओल्ड क्वेश्चंस करना इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि घूम फिर के आप देखेंगे कि हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, 15-16 जितने भी हैं, और आप देखेंगे कि 5वें 7वें के बाद एक आधा छोटा मोटा क्लू जरूर रिपीट हो जाता है। इसीलिए ओल्ड पेपर्स करने के लिए सबसे पहले कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी टॉपिक पढ़े उससे पहले उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए उनको अच्छी तरह से देख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर पता रहे कि क्या और आ सकता है इसमें से। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो अरस्तु के ऊपर करेंगे। अरस्तु के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट जेआरएफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, या किसी भी पीएससी के, पीजीटी के या स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, अरस्तु। ये इस बार यूजीसी नेट 2022 जो लेटेस्ट पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दास्ता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु क्या कहता है कि जन्म से ही कुछ व्यक्ति दास्ता के लिए और अन्य शासन के लिए निर्दिष्ट होते हैं। इसका तात्पर्य है वो दास्ता को प्राकृतिक मानता है, नेचुरल मानता है कि प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति दास बनने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ मालिक बनने के लिए। जिनमें बुद्धि बल होता है वो मालिक बनते हैं और जिनमें शारीरिक बल होता है वो दास बनते हैं। तो ये प्रकृति ने निर्धारित किया, समाज ने निर्धारित है, नहीं कि ये जन्म से ही होते हैं। दूसरा कि वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से को अभिष्ट यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर देखिए, इसमें कंट्रोवर्सी है, ये आप बी देख रहे हैं। इसमें आप ये देखिए कि ये जो गुण पाए जाते हैं तो मालिक के होते हैं। उसमें कैपेसिटी होती है, दूरदर्शिता होती है, आत्मनिर्भरता होती है, उसमें सद्गुण होते हैं। ये तो मालिक के गुण दिए हुए हैं कि उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। यानी वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ खुद के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, समाज के लिए कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि दास नागरिक बनने के लायक नहीं होते, क्योंकि नागरिक वो होता है जो सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी करता है, कि वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। ये भी कहा जाता है कि उनमें बुद्धि नहीं होती, वो सजीव यंत्र है। ये प्लेटो तक ने कहा है कि वो है तो यंत्र, लेकिन वो यंत्र है जो सजीव है, यानी वो निर्जीव नहीं है, सजीव यंत्र है। अब संकट आ गया क्वेश्चन को लेके। देखिए, यूजीसी ने जो क्वेश्चन वो इसका उत्तर माना है वो ए, बी और सी माना है। जैसे हम ए, बी और सी करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आरपीसी ने ये मालिक का गुण है ये दास में क्यों मान लिया। तो देखिए, मैं अगर इसका उत्तर बताऊं तो मैं तो बताऊंगा कि इसमें ए सही है, सी सही है और डी सही है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं आया हुआ और ये क्वेश्चन डिलीट भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता कि एनटी ने इसके पीछे कौन सा तर्क लगाया है। बाकी ये गुण हैं दास के, तो ये क्वेश्चन यहीं का यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, डिलीट भी हुआ नहीं है। तो हो सकता है कुछ और विद्वान हो, उनके कुछ और व्याख्याएं रही हो इस संदर्भ में। तो मुझे तो ये व्याख्या है ये समझ में नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं बता पा रहा हूं। और अगर मुझसे पूछा जाए तो हो सकता है मैं एनटीए की नजर में तो गलत हूं कि मैंने उत्तर माना है वो ए, सी और डी माना है। ए, सी और डी, ये तो है मेरा उत्तर। और ए, बी और सी ये उत्तर एनटीए का है। तो देखिए, मेरी नहीं एनटीए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है वो एनटीए के अकॉर्डिंग बनती है, मेरे कहने से नहीं बनती। तो ये मुझे कंट्रोवर्शियल लगा, हो सकता है आपको नहीं लगे। जिन विद्वानों ने पेपर सेट किया वो मेरे से बहुत लाखों गुना बड़े विद्वान हैं, तो उनकी नजर में कोई और तर्क हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स की कौन सी पुस्तक है जिसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया? देखिए, 2 क्वेश्चन आगे दास प्रथा के ऊपर एक ही जगह से। तो इनकी पहली पुस्तक है जिसमें दास प्रथा का वर्णन किया गया है। शासनों के वर्गीकरण की जो यूनानी पद्धति है उसमें
किस रूप को विकृत माना गया है। तो अगर ये 4 ही दिए हुए हैं तो इन 4 में जो सबसे विकृत रूप माना गया है वो अराजक लोकतंत्र यानी एनार्कियल डेमोक्रेसी है, या जिसको अपन मोबोक्रेसी कहते हैं, इसको विकृत रूप माना गया है कि ये सबसे विकृत रूप है। क्योंकि यूनानी पद्धति का तात्पर्य ये है कि चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो और चाहे अरस्तु हो, तीनों के तीनों कुलीन तंत्र में विश्वास करते हैं, एरिस्टोक्रेसी में विश्वास करते हैं कि ये पद्धति सबसे अच्छी है। और तीनों के तीनों गुरु शिष्य लोकतंत्र को, मोबोक्रेसी को या भीड़ तंत्र को या एक्सट्रीम डेमोक्रेसी को, एनार्कियल डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते। यहां तक कि प्लेटो कहते हैं तो सूरों का टाइप का राज्य होता है। चलिए, तो ये था कि ये लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते, ये वाला है इसका उत्तर। कौन इसलिए एथेंस से भाग गया कैलिसी को कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। देखिए, एथेंस वासियों ने दर्शन के विरुद्ध जो पहला अपराध किया था, यानी फिलोसफी के खिलाफ, ज्ञान के खिलाफ, वो था सुकरात को जहर का प्याला देना। सुकरात के बाद जैसे ही सुकरात को जहर का प्याला दिया गया, प्लेटो को भी ये अंदेशा हुआ कि ये जो एथेंस वासी है, ये प्लेटो को भी, क्योंकि वो सबसे प्रिय शिष्य था सुकरात का, उसका भी जीवन हरण कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो एक बार गया था, 15-20 साल के एथेंस से चला गया था। लेकिन ये जो खतरा मंडराया था वास्तविक रूप में, वो अरस्तु पे मंडराया था। क्योंकि अरस्तु का जो शिष्य था सिकंदर महान, जिसको अपन बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने एथेंस के ऊपर कब्जा कर लिया था। और एथेंस वासी स्वतंत्रता के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो जैसे ही सिकंदर की मौत हुई, अलेक्जेंडर की मौत हुई, तो एथेंस वासियों ने स्वतंत्रता का जो अभियान शुरू किया, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा उन्होंने माना कि वो अरस्तु है। क्योंकि अरस्तु एथेंस का रहने वाला नहीं थे, तो बाहर से आया हुआ था वहां। तो उन्होंने, अरस्तु को पता चल गया कि अब एथेंस वासी हैं, सिकंदर की मौत के बाद उसकी जान के प्यासे हैं, इसलिए वो एथेंस छोड़कर ये कहते हुए भाग गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। तो वो अरस्तु है, क्योंकि पहला एक अपराध कर चुके हैं, मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। बिल्कुल ठीक है। इसका जो आइडियल स्टेट है अरस्तु का, वो जो प्लेटो का दूसरा अच्छा राज्य है, जिसका वर्णन किया गया है द लॉज में, तो पॉलिटिक्स लॉज से काफी कुछ प्रेरित है। देखिए, प्लेटो का जो पहला आदर्श राज्य, देखिए प्लेटो का दूसरा, पहले हम प्लेटो का पहला आदर्श राज्य करते हैं, जिसको वो कालीपोलिस बोलता है। आप प्लेटो के क्वेश्चन करेंगे, उसमें कालीपोलिस है। हम जिसको आदर्श राज्य कहते हैं वो एथेंस भाषा में कालीपोलिस कहलाता है। इसमें क्वेश्चन आया है, जो कि रिपब्लिक में वर्णित है। प्लेटो का दूसरा जो राज्य है वो मैग्नीशिया है। ये दूसरा आदर्श राज्य है, जो उनकी जो लास्ट करती है, इनके जीवन की लास्ट जो संवाद, इनका डायलॉग है, अंतिम जो पुस्तक है, उसमें वर्णित है मैग्नीशिया। और इसी से प्रेरित है अरस्तु की पॉलिटी। क्योंकि अरस्तु अपनी पॉलिटी में व्यक्ति के शासन का समर्थन नहीं करता, बल्कि कानून के शासन का समर्थन करता है। वो कहता है कि व्यक्ति में भाव होते हैं, भावों पर नियंत्रण मुश्किल होता है। कानून भाव रहित होते हैं, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। व्यक्ति पशु हो सकता है, कानून पशु नहीं हो सकते। तो ये करके, और प्लेटो का जो मैग्नीशिया है वो अरस्तु की पॉलिटिक में वर्णित आदर्श राज्य के तुल्य है। तो अरस्तु का आदर्श राज्य है और प्लेटो का दूसरा आदर्श राज्य जो द लॉज में वर्णित है, जो कानून से संचालित हुआ, ये दोनों एक जैसे हैं। और ये कहना किसका है? ये सेबाइन का कहना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, कई बातें हो गई इसके साथ। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मुख्यतः सम्मान, इज्जत, संपदा, इनके वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा है? देखिए, इस वितरणात्मक न्याय की चर्चा अरिस्टोटल करता है शुरुआत में। और वो वितरण का तात्पर्य है आपको सम्मान, संपदा वगैरह जो जिसका वितरण किया जाता है। तो ये अरस्तु का है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य या परिवार व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? ये बहुत ही मजेदार वाक्य है, बहुत बार पूछा जाता है अरस्तु वाला ये क्वेश्चन। देखिए, ये कहता है कि अगर हम कालक्रम में इतिहास की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति पहले आएगा, क्योंकि पहले व्यक्ति आया,
फिर व्यक्ति ने परिवार बनाया, परिवार से राज्य बना। तो अगर हम ये एक सीरीज देखें इतिहास में पैदा होने की दृष्टि से, तो व्यक्ति से बना परिवार और परिवार से बना राज्य। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहले हमेशा हुल आता है, उसके बाद इंडिविजुअल आता है, पहले पूर्ण आता है, उसके बाद अंश आता है। तो कुल मिला के अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो पहले पूर्ण आएगा और फिर अंश आएगा। तो पूर्ण है राज्य और अंश है व्यक्ति। पहले शरीर आएगा, अंग बाद में आएंगे। राज्य शरीर है और अंग है उसके ऊपर निर्भर है। तो शरीर इंडिविजुअल होता है, यानी शरीर आत्मनिर्भर होता है, शरीर अंगों पे निर्भर, अंग शरीर पे निर्भर है। तो इसका तात्पर्य बहुत ही फेमस वाक्य है कि भले ही इतिहास में पहले व्यक्ति आया था, लेकिन अगर हम प्रकृति के क्रम में देखें या सोच के हिसाब से देखें, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, तो राज्य पहले आएगा और व्यक्ति बाद में आएगा, क्योंकि पूर्ण पहले आता है, अंश बाद में आता है। और ये कहना है अरस्तु का, बहुत ही फेमस वाक्य है अरस्तु का। कार्ल पोपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। ये आप देखें, कार्ल पोपर ने कहा कि अरस्तु की पॉलिटी में 3 घटक है। पॉलिटी यानी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, पॉलिटी क्या है? पॉलिटी है अरस्तु का आदर्श राज्य। अरस्तु का आइडियल स्टेट। अरस्तु का आइडियल स्टेट है पॉलिटी। तो पॉलिटी एक मिश्रित शासन व्यवस्था है। अब इसमें कार्ल पोपर कहता है किस चीज का मिश्रण है, तो ये 4 चीजें दी हुई है कि पॉलिटी में क्या होगा। तो देखिए, पॉलिटी में प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है, ये तो श्योर है। इसमें एरिस्टोक्रेसी है। ये पॉलिटी का संचालन कुछ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाएगा। इसमें जनतांत्रिक विचार है कि प्रशासन करेंगे। प्रशासन का तात्पर्य है नीतियों का क्रियान्वयन करना, वो तो करेंगे कुछ कुलीन लोग। जनतांत्रिक विचार कहाँ है? तो जनतांत्रिक विचार का तात्पर्य है कि ये है कि ये अरस्तु ये कहता है कि जो शासन चलाए, शासन का तात्पर्य सरकार, यानी जो निर्णय किए जाएंगे वो बहुत सारे लोगों द्वारा मिलकर किए जाएंगे। तो जब निर्णय निर्माण होता है तो जनतांत्रिक तरीके से होता है, उस निर्णयों को लागू किया जाता है तो कुलीन तंत्र करेगा। और फिर अब आ गया कि फिर ये क्या होगा कि सामंतवाद, तो वहां की अर्थव्यवस्था होगी वो संतुलित सामंतवाद पे आधारित होगी, व्यापार वहां नहीं होगा। तो फिर ये तीनों तो है, तो इसमें है क्या नहीं? इसमें जैव व्यक्तिवाद नहीं है। जैव व्यक्तिवाद का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति का जो अंग है वो पूर्ण स्वायत्त और स्वतंत्र है, जबकि अरस्तु ये कहता है कि व्यक्ति के अंग उसके शरीर से स्वायत्त नहीं है। ये तो एटॉमिक प्रकृति है कि व्यक्ति एटॉमिक होता है। नहीं, अरस्तु ये कहता है एटॉमिक नहीं होता, क्योंकि अरस्तु तो वो व्यक्ति है जो समुदायवाद के ऊपर बल देता है। अरस्तु तो समुदायवाद के ऊपर बल देता है। तो व्यक्तिवाद का तो विरोधी है वो, तो ये तो इसमें हो ही नहीं सकता। ये तो फिर जाके और होब्स और लोक आने लगते हैं, तब ये व्यक्तिवाद पनपने लगता है। तो ऐसे करके इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा ए। निम्नांकित में कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्था का नाम था? देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ शामिल है। द अकादमी प्लेटो की थी और द लाइशियम में खोली थी अरस्तु ने। ये है अरस्तु की। ये लगा था अरस्तु को कि प्लेटो की डेथ के बाद एकेडमी का जो चांसलर बनेगा वो अरस्तु को बनाया जाएगा, लेकिन अरस्तु निराश हो गया क्योंकि प्लेटो के बंधुओं ने ही अरस्तु का नेतृत्व संभाल लिया। तब फिर अरस्तु ने अपने खुद का एक विश्वविद्यालय खोला द लाइशियम के नाम से। तो ये है इसका उत्तर। अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। प्रयोजनवादी का तात्पर्य ये है
टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी का तात्पर्य किसी न किसी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इस संसार में जिस चीज का संचालन हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है, चाहे वो प्रयोजन प्रकृति का हो, हम राज्य में क्यों रह रहे हैं, हम नागरिक क्यों हैं, ये सारी घटनाएं क्यों, और इनके पीछे कोई न कोई प्रयोजन है। इसका उल्टा है डियोंटोलॉजी, इसके पीछे प्रयोजन नहीं होते, ये संसार स्वतः गतियों से चल रहा है, इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। तो टीलियोलॉजी का उल्टा डियोंटोलॉजी होता है। फिर है कि प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो प्रयोजनवाद ये मानता है कि जो कर्तव्य हैं वो स्वयं सिद्ध है और परिणामों से परे, क्योंकि इनका प्रयोजन पहले से ही डिसाइड हो चुका है। जैसे हम पढ़ते हैं गीता में कि आपका चीजें हैं वो पहले से निर्धारित हो चुकी है, आप तो कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें, क्योंकि फल तो है वो प्रकृति ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। तो ये इसका उत्तर है कि ए और आर दोनों सत्य है तथा इसकी ये सही व्याख्या है। तो ये था इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है। अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने उसे जून पॉलिटिकोन कहा है। जून पॉलिटिकोन होता है वो जून पॉलिटिकोन, ये इसका शब्द का तात्पर्य है कि अरस्तु के बहुत ही फेमस कोट पढ़ते हैं कि जो समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है या पशु है, यानी व्यक्ति है कौन, मानव जून पॉलिटिकोन है, यानी वो एक सामाजिक प्राणी है। जून पॉलिटिकोन का है सामाजिक प्राणी, और जो समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है और या फिर वो पशु है। तो जून पॉलिटिकोन होता है समाज में रहने वाला एक सामाजिक प्राणी। इस शब्द का प्रयोग किया होता है। मानव प्रकृति ऐसी होती है कि वो अकेली नहीं रह सकती, वो मिलकर रहती है, कल्याण करने वाली होती है, एक दूसरे का हित और समुदायवाद का सोचने वाली होती है। तो ये कहा है अरस्तु ने। तो अरस्तु के लिए प्रकृति सामाजिक और राजनीतिक प्राणी और मानव प्रकृति व्याख्या करने से जून पॉलिटिक, दोनों सब सही है, एक भी सही है और ये। तो इसका उत्तर है वो क्या आया, सी। निम्नलिखित विचारकों में से किसने विचार दिया कि राज्य का हित एवं व्यक्ति का हित अविभाज्य है, कि व्यक्ति का हित और राज्य का हित दोनों एक है। व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, सबका कल्याण करना चाहता है, राज्य भी सबका कल्याण करना चाहता है, इनके हित एक है, ये कहना है अरस्तु का। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में क्या नाम दिया है, तो राज्य ने कायनोनिया नाम दिया है राज्य को, यानी राज्य जून पॉलिटिकल लोगों का एक समुदाय है जिसको अपनी भाषा में कायनोनिया बोलता है। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अरस्तु। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक हैं वो है प्लेटो, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो है अरस्तु, और आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जन्म है वो है मैकियावेली। दासता पर अरस्तु के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। बिल्कुल सही है पहला कि दासता स्वामी के लिए अवकाश का सर्जन करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है, क्योंकि दास क्या करते हैं, उसके सारे जो पेट भरने से संबंधित काम है वो सारे दास कर देते हैं। अब उसके पास अवकाश है कि वो मानसिक और जन कल्याणकारी कार्य कर सके। दास एक सजीव यंत्र, देखिए शुरुआत वाले प्रश्न के ऊपर जाइए, बस वही बातें आ गई। दास एक सजीव यंत्र है, दास उत्पादन का एक यंत्र है नहीं। अगर हम एमबी फोस्टर की पुस्तक पढ़े वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाली, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ एमबी फोस्टर ने कि दास उत्पादन का यंत्र नहीं है, क्योंकि उत्पादन का यंत्र, देखिए दास है काय का, दास उत्पादन करने के लिए नहीं बना, दास घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है। एक व्यक्ति जब एथेंस में दास रखता था तो उसके सिर्फ घर के काम करता था, ये नहीं था कि वो उत्पादन करके और बाजार में बेचने के लिए काम नहीं करता था। उत्पादन का यंत्र है वो मार्क्स का सर्वहारा है। सिंपल से शब्दों में समझा दूंगा,
मार्क्स का सर्वहारा फैक्ट्रियों में काम करता है, फैक्ट्री में उत्पादन करता है और फिर उसको बाजार में बेचा जाता है। दास है वो घर के ऊपर सिर्फ इतना ही काम करता है जितना घर संचालन के लिए आवश्यक है। जैसे मार्क्स का सर्वहारा और दास, इसमें अंतर क्या है? सर्वहारा माने मजदूर, मजदूर और दास में क्या अंतर है? एक बार ये लेबर में, इसको लेबर कह देते हैं, सर्वहारा कह ले या जो भी है। मजदूर का तात्पर्य वो है जो कहां काम करता है? फैक्ट्री में यानी उद्योग में काम करता है, ये मानो। दास वो है जो घरेलू कार्य करता है। दास अगर आटा पीसेगा तो कितना पीसेगा? जितना शाम को उस घर में जरूरी है, दास उतना ही करेगा। जबकि मजदूर यानी सर्वहारा कितना करेगा? सर्वहारा पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा आटा पीसेगा ताकि उसको बाजार में बेच के ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। तो सर्वहारा ये दास है, उत्पादन का यंत्र नहीं है, ये गलत है। तो फिर उत्तर क्या बैठा? 1 और 2, इसका उत्तर डी है कि ये अवकाश का सर्जन करती है, दास एक यंत्र है। देखिए, एक मालिक के पास 2 प्रकार के यंत्र होते हैं। निर्जीव यंत्र, निर्जीव का तात्पर्य उसके पास पुस्तकें होगी, उसके पास हथौड़ा होगा, उसके पास मुसल होगा, उसके पास कुंडी होगी, ये सारी चीजें होगी, ये तो है निर्जीव चीजें। और सजीव कौन होता है? वो होता है मजदूर, सॉरी दास। तो इसका उत्तर आया, वो आया डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरस्तु ने राजनीति के विज्ञान की आचार्य विज्ञान के रूप में प्रशंसा की है। इन्होंने, अरस्तु ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान है वो मास्टर साइंस है। राजनीति का सरोकार मानव जीवन के साध्य से जुड़ा है, बिल्कुल, कि ये साध्य सुझाती है कि मानव जीवन का साध्य है क्या, वो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये राजनीति बताती है। उसका लक्ष्य एक अच्छा नागरिक बनना, समुदायवादी होना, जन कल्याण करना, दूसरों के बारे में सोचना। जबकि अन्य विज्ञान केवल उपयुक्त साधन देते हैं जिनसे साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब फिर मेडिकल साइंस क्या देगी बताओ? मेडिकल साइंस आपके शरीर को स्वस्थ करेगी ताकि उसमें अच्छी तरह से सोच के और अपने साध्य की प्राप्ति कर सकें। अन्य जितने भी विज्ञान हैं वो आपको साधन सुझाते हैं ताकि आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने मास्टर साइंस कहा है पॉलिटिकल साइंस को। तो इसका उत्तर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या है। तो ये हमने कुछ 15-16 वो क्वेश्चंस किए जिनका संबंध अरस्तु से था। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कुछ और थिंकर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक जिन्होंने कोर्स लिया है नेट जीआरएफ और सेट का, वो धैर्य रखें, काम शुरू हो गया है। स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिलेंगे, उससे संबंधित लेटेस्ट नोट्स मिलेंगे आपको, और आपको मिलेंगे उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज। लेकिन इन सब में आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी काम शुरू हुआ है। तो मैं था ना कई बार कह है कि चढ़ते ही और उठने ढांडना गाले करो। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपने ऊंट के ऊपर बैठते ही और ऊंट के जोर से लात मारी तो ऊंट एकदम से खड़ा होकर भागेगा तो आपको नीचे घेर देगा। तो ऊंट को धीरे धीरे खड़ा होने दो, फिर ऊंट चलेगा, फिर ऊंट दौड़ेगा। तो ढांड ना गालो, अभी थोड़ा देखो सारो काम हो जाएगा। ध्यान से रखो, जी ने टिका के रखो थोड़ा सा, तो थे आज जी टिकाए रखियो, ठंडा रहा आएगा। तो धन्यवाद थारो अरस्तु थे देखियो, आगे फिर और मुद्दा पर चर्चा करांगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।